आज भारत सिर्फ सुनने वाला देश नहीं है। आज भारत सोचता है, बनाता है और दुनिया को चौंकाता है। एआई हो या अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर हो या ग्रीन एनर्जी, हर क्षेत्र में एक नई पहचान बन रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बदलाव अपने आप आया है या इसके पीछे कोई बड़ी सोच और संकल्प छुपा है। मेरे देशवासियों, हमारे देश में भजन और कीर्तन सदियों से हमारी संस्कृति की आत्मा रहे हैं। हमने मंदिरों में भजन सुने हैं, कथा सुनते वक्त सुने हैं और हर दौर ने भक्ति को अपने समय के हिसाब से जिया है। आज की पीढ़ी भी कुछ नए कमाल कर रही है। आज के युवाओं ने भक्ति को अपने अनुभव और अपनी जीवन शैली में ढाल दिया है। इसी सोच से एक नया सांस्कृतिक चलन उभर कर सामने आया है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे। देश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो रहे हैं। मंच सजा होता है, रोशनी होती है, संगीत होता है, पूरा तामझाम होता है और माहौल किसी कॉन्सर्ट से जरा भी कम नहीं होता है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है। लेकिन वहां जो गाया जा रहा होता है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे लय के साथ, भजन की गूंज। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जैन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह देखकर अच्छा लगता है कि इन आयोजनों में भजन की गरिमा और सुचिता का पूरा ध्यान रखा जाता है। भक्ति को हल्केपन में नहीं लिया जाता। न शब्दों की मर्यादा टूटती है और न ही भाव की। मंच आधुनिक हो सकता है, संगीत की प्रस्तुति अलग हो सकती है, लेकिन मूल भावना वही रहती है। आध्यात्म का एक निरंतर प्रवाह वहां अनुभव होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारी संस्कृति और त्योहार दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। दुनिया के हर कोने में भारत के त्योहार बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हर तरह की कल्चरल वाइब्रेंसी को बनाए रखने में हमारे भारतवंशी भाई बहनों का अहम योगदान है। वो जहां भी हैं वहां अपनी संस्कृति की मूल भावना को संरक्षित कर और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर मलेशिया में भी हमारा भारतीय समुदाय बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि मलेशिया में 500 से ज्यादा तमिल स्कूल है। इनमें तमिल भाषा की पढ़ाई के साथ ही अन्य विषयों को भी तमिल में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा यहाँ तेलुगु और पंजाबी सहित अन्य भारतीय भाषाओं पर भी बहुत फोकस रहता है। साथियों, भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में एक सोसाइटी की बड़ी भूमिका है। इसका नाम है मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी। अलग अलग कार्यक्रमों के साथ ही यह संस्था एक हेरिटेज वॉक का भी आयोजन करती है। इसमें दोनों देशों को आपस में जोड़ने वाले सांस्कृतिक स्थलों को कवर किया जाता है। पिछले महीने मलेशिया में लाल पाड़ साड़ी आइकॉनिक वॉक, इसका आयोजन किया गया। इस साड़ी का बंगाल की हमारी संस्कृति से विशेष नाता रहा है। इस कार्यक्रम में सबसे अधिक संख्या में इस साड़ी को पहनने का रिकॉर्ड बना।
जिसे मलेशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। इस मौके पर ओडिसी डांस और बाउल म्यूजिक ने तो लोगों का दिल जीत लिया। मैं कह सकता हूं, साया बरबांगा देंगान डियास्पोरा इंडिया दी मलेशिया, मेरे का मंबावा इंडिया दान मलेशिया, सेमाकिन टापा। मलेशिया के हमारे भारतवंशियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वहां हमें कुछ न कुछ असाधारण, अभूतपूर्व होते हुए जरूर दिख जाता है। कई बार मीडिया की चकाचौंध में ये बातें जगह नहीं बना पाती, लेकिन इनसे पता चलता है कि हमारे समाज की असली शक्ति क्या है। इनसे हमारे उन वैल्यू सिस्टम्स की भी झलक मिलती है। कुछ ही दिन पहले ही मेरे ब्रदर यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि यूएई साल 2026 को ईयर ऑफ फैमिली के रूप में मना रहा है। मकसद ये कि वहां के लोगों के बीच सौहार्द और सामुदायिक भावना और मजबूत हो। वाकई यह बहुत ही सराहनीय पहल है। साथियों, जब परिवार और समाज की ताकत मिलती है तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को परास्त कर सकते हैं। मुझे अनंतनाग के शेखगुंड गांव के बारे में जानकारी मिली है। यहाँ ड्रग्स, तंबाकू, सिगरेट और शराब से जुड़ी चुनौतियां काफी बढ़ गई थी। इन सब को देखकर यहाँ के मीर जाफर जी इतना परेशान हुए कि उन्होंने इस समस्या को दूर करने की ठान ली। उन्होंने गांव के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को एकजुट किया। उनकी इस पहल का असर कुछ ऐसा रहा कि वहां की दुकानों ने तंबाकू उत्पादों को बेचना ही बंद कर दिया। इस प्रयास से ड्रग्स के खतरों को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है। साथियों, हमारे देश में ऐसी अनेक संस्थाएं भी हैं जो वर्षों से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में जुटी हैं। जैसे एक संस्था है पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के फरीदपुर में। इसका नाम है विवेकानंद लोक शिक्षा निकेतन। ये संस्था पिछले 4 दशक से बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल में जुटी है। गुरुकुल पद्धति की शिक्षा और टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ ही ये संस्था समाज कल्याण के कई नेक कार्यों में जुटी है। मेरी कामना है कि निस्वार्थ सेवा का यह भाव देशवासियों के बीच निरंतर और अधिक सशक्त होता रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम निरंतर स्वच्छता के विषय को उठाते रहे हैं। मुझे ये देखकर गर्व होता है हमारे युवा अपने आसपास की स्वच्छता को लेकर बहुत सजग हैं। अरुणाचल प्रदेश में हुए एक ऐसे ही अनूठे प्रयास के बारे में मुझे जानकारी मिली है। अरुणाचल वो धरती है जहां देश में सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। यहां लोग जय हिंद कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यहां ईटानगर में युवाओं का समूह उन हिस्सों की सफाई के लिए एकजुट हुआ जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। इन युवाओं ने अलग अलग शहरों में सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई को अपना मिशन बना लिया। इसके बाद ईटानगर, नाहरलागुन, दोईमुख, सेप्पा, पालिन और पासीघाट, वहां भी ये अभियान चलाया गया। ये युवा अब तक करीब
11 लाख किलो से अधिक कचरे की सफाई कर चुके हैं। सोचिए दोस्तों, नौजवानों ने मिलकर के 11 लाख किलो कूड़ा कचरा हटाया। साथियों, एक और उदाहरण असम का है। असम के नागांव में वहां की पुरानी गलियों से लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। यहां कुछ लोगों ने अपनी गलियों को मिलकर साफ करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उनके साथ और लोग जुड़ते गए। इस तरह एक ऐसी टीम तैयार हो गई जिसने गलियों से बहुत सारा कचरा हटा दिया। साथियों, ऐसा ही एक प्रयास बेंगलुरु में हो रहा है। बेंगलुरु में सोफा वेस्ट एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। इसलिए कुछ प्रोफेशनल्स एकजुट होकर इस इश्यू को अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। साथियों, आज कई शहरों में ऐसी टीमें हैं जो लैंडफिल वेस्ट की रिसाइकलिंग में जुटी हैं। चेन्नई में ऐसी ही एक टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है। ऐसे उदाहरणों से पता चलता है कि स्वच्छता से जुड़ा हर प्रयास कितना अहम है। हमें स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत तौर पर या फिर टीम के तौर पर अपने प्रयास बढ़ाने होंगे, तभी हमारे शहर और बेहतर बनेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब पर्यावरण संरक्षण की बात होती है तो अक्सर हमारे मन में बड़ी योजनाएं, बड़े अभियान और बड़े बड़े संगठन की बातें आती हैं। लेकिन कई बार बदलाव की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से होती है। एक व्यक्ति से, एक इलाके से, एक कदम से, और लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशों से भी बड़े बदलाव आते हैं। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।